20 दिव्य खड्ग वृद्ध। सत्य मार्शल पर्वत को पहले दिव्य खड्ग पर्वत कहा जाता था। उस समय इस पर्वत के स्वामी थे दिव्य खड्ग वृद्ध। उनका नाम ही उनके स्वभाव का परिचय देता था। उनका व्यक्तित्व तीक्ष्ण था, स्वभाव उग्र और तलवार से उनका संबंध ऐसा था मानो वो उनके शरीर का ही विस्तार हो। कई दशक पूर्व ताओवादी लोंगशन अपने भ्रमण के दौरान इस पर्वत पर आए थे। उस समय दोनों की भेंट हुई और किसी अज्ञात कारण से वाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो युद्ध की सीमा तक पहुंच गया। क्रोध में आकर दिव्य खड्ग वृद्ध ने स्वयं ही एक शर्त रख दी, यदि वे हार गए तो ये पर्वत ताओवादी लोंगशन को सौंप देंगे। परिणाम अप्रत्याशित रहा, दिव्य खड्ग वृद्ध पराजित हुए, किंतु ताओवादी लोंगशन ने पर्वत लेने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। इसके बावजूद दिव्य खड्ग वृद्ध ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अपने अनुचरों सहित पर्वत छोड़कर चले गए। उसी स्थान पर ताओवादी लोंगशन ने आगे चलकर सत्य मार्शल संप्रदाय की स्थापना की, किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। दिव्य खड्ग वृद्ध के मन में असंतोष शेष रहा। उन्होंने अलग स्थान पर दिव्य खड्ग संप्रदाय की स्थापना की और दोनों के बीच एक 10 वर्षीय अनुबंध तय हुआ। प्रत्येक 10 वर्षों में दिव्य खड्ग वृद्ध सत्य मार्शल पर्वत पर आकर ताओवादी लोंगशन से द्वंद्व करेंगे। यदि वे जीतते तो पर्वत पुनः उनका हो जाता। वर्ष बीतते गए। ताओवादी लोंगशन की प्रतिभा और साधना निरंतर बढ़ती रही। पहले जहां अंतर एक प्रहार का था, अब ताओवादी लोंगशन आदि कोर पूर्णता तक पहुंच चुके थे और स्वर्गीय मानव अवस्था की दहलीज पर खड़े थे, जबकि दिव्य खड्ग वृद्ध हाल ही में उसी स्तर में प्रविष्ट हुए थे। प्रत्येक 10 वर्ष में वे आते, द्वंद्व करते और निराश होकर लौट जाते, किंतु कभी भी अनुबंध तोड़ा नहीं। निश्चय देव को ये सब स्मरण कर हल्की मुस्कान आई। उनके दृष्टिकोण से ये द्वेष कम और दो पुराने मित्रों के बीच अहं का टकराव अधिक प्रतीत होता था। आज पुनः वही दिन था, अनुबंध का समय। सत्य मार्शल संप्रदाय के उत्तराधिकारी होने के नाते निश्चय देव की उपस्थिति स्वाभाविक थी। वे शांत, स्थिर और प्रौढ़ चाल से आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे युआन त्यानशेंग श्वेत वानर ताओवादी वस्त्रों में पूर्णतः अनुशासित भाव से चल रहा था। उसका श्वेत रोम सूर्य प्रकाश में चमक रहा था, जिससे निश्चय देव का व्यक्तित्व और भी विशिष्ट लग रहा था। इस समय सत्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य एकत्र हो चुके थे। 9 महान उत्तराधिकारी क्रमशः उपस्थित हो रहे थे। कुछ तृतीय पीढ़ी के शिष्य कौतूहल से फुसफुसा रहे थे, क्या वही नवम गुरु हैं? इतनी छोटी आयु, क्या उन्होंने साधना आरंभ कर दी है? द्वितीय पीढ़ी के शिष्य ससम्मान उन्हें नवम भ्राता कहकर अभिवादन कर रहे थे। निश्चय देव ने सभी को शांत मुस्कान के साथ प्रत्युत्तर दिया। सत्य मार्शल संप्रदाय में एकता थी, षड्यंत्र नहीं। निश्चय देव द्वारा सुधारी गई देह संस्कार औषधि का प्रभाव अब स्पष्ट दिखने लगा था। तभी अष्टम भ्राता अर्जुन देव आए। वे पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर और कठोर प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने सभी को नम्रता से अभिवादन किया और निश्चय देव की ओर देखकर मुस्कुराए। निश्चय, तुम भी आ गए? निश्चय देव ने सिर हिलाया। अर्जुन देव मन ही मन चकित थे। वे निश्चय देव की गहराई को अब भी नहीं समझ पाते थे। ताओवादी लोंगशन ने यह सब देखा और भौहें हल्की सिकोड़ ली। उन्होंने निर्णय किया कि बाद में अर्जुन देव से अवश्य बात करेंगे। तभी पर्वत पथ से तीव्र गति की आहट आई। तलवारधारी आकृतियां ऐसे बढ़ रही थीं मानो भूमि को स्पर्श ही न कर रही हों। ये दिव्य खड्गपग विद्या है, निश्चय देव ने मन ही मन कहा। ताओवादी लोंगशन आगे बढ़े और हंसते हुए बोले, दिव्य खड्ग भ्राता, आप सदा की भांति समयनिष्ठ हैं। एक कठोर स्वर गूंजा, लोंगशन, व्यर्थ की चतुराई मत दिखाओ। दिव्य खड्ग वृद्ध प्रकट हुए। उनके पीछे दिव्य खड्ग संप्रदाय के शिष्य थे, तेजस्वी, तीक्ष्ण और गर्व से भरे हुए। उनमें एक गोल मटोल बालक भी था, जिसकी नाक बह रही थी और आंखों में कौतूहल झलक रहा था। उसने निश्चय देव की ओर देखा और मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी, जिसे तुरंत उसके वरिष्ठ ने खींचकर पीछे कर लिया। निश्चय देव ने सहज भाव से मुस्कान लौटा दी। ताओवादी लोंगशन ने कहा, 10 वर्ष बीत गए, आप वैसे ही दीप्तिमान हैं। दिव्य खड्ग वृद्ध ने गंभीर दृष्टि से उन्हें देखा और पूछा, क्या तुमने वो कदम उठा लिया? लोंगशन ने सिर हिलाया, अभी नहीं। दिव्य खड्ग वृद्ध मौन हो गए, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, तुम इस पर्वत पर सुखी हो? लोंगशन ने सहजता से उत्तर दिया, आपके आशीर्वाद से। ये सुनकर दिव्य खड्ग वृद्ध झुंझुला उठे। अनुबंध मत भूलना, उन्होंने गरज कर कहा। मैं नहीं भूलता, लोंगशन शांत स्वर में बोले। वातावरण भारी हो गया। दोनों संप्रदाय आमने सामने खड़े थे। 10 वर्षीय अनुबंध की अगली कड़ी प्रारंभ होने वाली थी। अध्याय 27 स्थूल बालक। दिव्य खड्ग संप्रदाय के शिष्य ऊर्जा और तीक्ष्णता से भरे हुए थे। उनकी दृष्टियां सत्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों पर जमी हुई थी, मानो उनसे कोई अमूल्य धरोहर छीन ली गई हो।
और वे उसे किसी भी मूल्य पर वापस लेने को आतुर हों। इसके विपरीत सत्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य भी तनिक भी पीछे हटने वाले नहीं थे। 9 महान सत्य उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में प्रत्येक शिष्य की आंखों में कठोरता, आत्मविश्वास और संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा का दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। क्षण भर में वातावरण भारी और स्थिर हो गया। ताओवादी लोंगशन ने भीतर ही भीतर हल्की आह भरी और शांत स्वर में बोले, 10 वर्षीय अनुबंध को मैं कैसे भूल सकता हूं? जैसा कि दिव्य खड्ग भ्राता ने कहा था, क्या हम पुराने नियमों का ही पालन करें? ये सुनते ही दिव्य खड्ग वृद्ध की पहले की तीव्र आभा कुछ छीण पड़ गई। उनके चेहरे पर असहजता की हल्की रेखा उभर आई। 10 वर्ष पूर्व के द्वंद्व में ही उन्हें आभास हो गया था कि लोंगशन ने पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, और अब जब उन्हें ज्ञात था कि ताओवादी लोंगशन का एक चरण स्वर्गीय मानव स्तर में प्रवेश कर चुका है, तो पुनः प्रत्यक्ष द्वंद्व केवल सार्वजनिक अपमान ही सिद्ध होता। किंतु उन्होंने जो कहा था उससे पीछे हटना उनके स्वभाव के सर्वथा विपरीत था। उन्होंने गला साफ किया और ठंडी आवाज में बोले, लोंगशन, क्या यही है तुम्हारे संप्रदाय का अतिथि सत्कार? ताओवादी लोंगशन पहले क्षण भर को चौंके, फिर हंसते हुए बोले, दिव्य खड्ग भ्राता, आप अपने तेजस्वी शिष्यों को यहाँ लाए हैं। सत्य मार्शन संप्रदाय ने उनके लिए स्वागत भोज की पूर्ण व्यवस्था की है। वेंटियन, दिव्य खड्ग संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्यों को भीतर ले जाओ। दिव्य खड्ग भ्राता, कृपया। ये कहते हुए ताओवादी लोंगशन और दिव्य खड्ग वृद्ध ब्राइट मार्शल पवेलियन की ओर बढ़ गए। ये दृश्य देखकर दोनों संप्रदाय के शिष्य कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। अभी अभी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो युद्ध आरंभ हो जाएगा, और अब भोज। केवल कुछ अनुभवी लोग ही समझ पाए कि दोनों बुजुर्ग बाहर से शत्रु दिखते हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मित्र मानते हैं। बस अहंकार और अतीत की प्रतिस्पर्धा बीच में आ जाती है। निश्चय देव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वेंटियन ने भी सिर हिलाकर मंद मुस्कान दी। कृपया, उन्होंने दिव्य खड्ग संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य धर्मसेन से कहा। धर्मसेन ने भी विवश मुस्कान के साथ सहमति प्रकट की। 8वें शिष्य अर्जुन देव पीछे पीछे चले। उनकी आंखों की तीक्ष्णता अब कुछ मध्यम हो चुकी थी, यद्यपि उदासीनता अब भी बनी हुई थी। निश्चय देव सबसे पीछे चल रहा था, उसके साथ युआन तियान चेंग। उसी समय एक उत्सुक और कुछ दबा हुआ स्वर सुनाई दिया, क्या ये तुम्हारा पालतू है? निश्चय देव ने मुड़कर देखा। एक गोल मटोल गोरा सा बालक, जिसकी नाक से हल्की धार बह रही थी और आंखों में बाल सुलभ जिज्ञासा झलक रही थी, युआन तियान चेंग को बड़े ध्यान से देख रहा था। वास्तव में दिव्य खड्ग संप्रदाय के कई शिष्य श्वेत वानर पर दृष्टि जमाए हुए थे। निश्चय देव कुछ कहता, उससे पहले ही युआन तियान चेंग भड़क उठा। अब स्वयं को मनुष्य मानने वाला वानर पालतू शब्द सुनते ही दांत दिखाकर गुर्राया। गोल मटोल बालक घबरा गया। निश्चय देव ने गंभीर स्वर में कहा, वो मेरा पालतू नहीं है, वो सत्य मार्शल संप्रदाय का 3य पीढ़ी का शिष्य है। उसका नाम है युआन तियान चेंग। बालक चौंका। युआन तियान चेंग ने ठंडा सा स्नॉट किया। बालक को तुरंत अपनी भूल का आभास हो गया। अरे माफ करना। फिर वो उत्साह से बोला, युआन तियान चेंग, तुम तो बहुत समझदार हो, मेरी बात भी समझ लेते हो। पर युआन तियान चेंग ने हाथ बांध लिए और मुंह फेर लिया। बालक ने नाक पहुंची और निश्चय देव की ओर देखा। मेरा नाम स्थूल देव है। निश्चय देव मुस्कुराया। निश्चय देव। उसने तुरंत भांप लिया कि यह बालक साधारण नहीं था। इतनी कम उम्र में ही उसने मार्शल पथ पर कदम रख दिया था। निस्संदेह एक दुर्लभ प्रतिभा। भोज प्रारंभ हुआ। वेंटियन और अन्य वरिष्ठ शिष्यों के रहते निश्चय देव को अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, पर एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। स्थूल देव सीधे निश्चय देव के पास बैठ गया। धर्मसेन उसे रोकना चाहता था, पर वेंटियन ने मुस्कुराकर मना कर दिया। कोई समस्या नहीं, हमारे कनिष्ठ भाई के साथ बैठना उसके लिए भी लाभदायक होगा। इससे धर्मसेन ने निश्चय देव को एक नई दृष्टि से देखा, पर निश्चय देव के लिए ये स्थिति कुछ कष्टदायक बन गई। स्थूल देव अत्यंत बातूनी निकला। निश्चय देव, क्या तुमने मार्शल पथ शुरू किया है? निश्चय देव, क्या तुम तलवार चलाते हो? निश्चय देव, तुम युआन तियान चेंग से कैसे मिले? निश्चय देव, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। प्रारंभ में निश्चय देव ने शांति से उत्तर दिए, पर जब प्रश्नों की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी, उसने बुद्धिमानी से मौन धारण कर लिया। वो भीतर ही भीतर ध्यान और चिंतन में लीन हो गया। स्थूल देव ने उसे देखते हुए मन में सोचा कि निश्चय देव शायद बहुत तेज नहीं है। उसने युआन तियान चेंग से बात करने का प्रयास किया, पर श्वेत वानर ने मुंह बनाया और दृष्टि फेर ली। स्थूल देव ने होंठ फुलाए और फिर भोजन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर बाद ताओवादी लोंगशन और दिव्य खड्ग वृद्ध पुनः प्रकट हुए। निश्चय देव ध्यान से जाग उठा। दोनों प्रधान आसन पर विराजमान हुए। ताओवादी लोंगशन ने मुस्कुराकर कहा, दिव्य खड्ग भ्राता, और मैंने अभी कुछ बातों पर विचार किया है। अब 10 वर्षीय अनुबंध में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। दिव्य खड्ग वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों अब वृद्ध हो चुके हैं।
अब प्रत्यक्ष द्वंद्व हमारे लिए उचित नहीं। गुरु का कार्य शिष्य पूर्ण करेंगे। अब से 10 वर्षीय अनुबंध शिष्यों के बीच होने वाले मुकाबलों से तय होगा। ये बार अभ्यास के लिए है, अगली बार औपचारिक होगा। विजेता संप्रदाय को 10 वर्षों के लिए सत्य मार्शल पर्वत के उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा। सभी की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। निश्चय देव मन ही मन मुस्कुराया। ये प्रस्ताव गुरु को चुनौती देने से बचने का अत्यंत चतुर उपाय है। अध्याय 28 पुनः प्रतिस्पर्धा। कुछ ही समय में दोनों संप्रदायों के शिष्य युद्ध मंच पर एकत्र हो चुके थे। सभी के चेहरों पर उत्साह और आकांक्षा स्पष्ट झलक रही थी। ताओवादी लोंगशन और दिव्य खड्ग वृद्ध मुख्य आसनों पर विराजमान थे और मंद स्वर में परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। ताओवादी लोंगशन मुस्कुराते हुए बोले, दिव्य खड्ग भ्राता, मेरा ये प्रस्ताव आपको कैसा लगा? दिव्य खड्ग वृद्ध ने भौं उठाकर कहा, लोंगशन, तुम अपेक्षा से अधिक चतुर निकले। लोंगशन शांत स्वर में बोले, भ्राता, आप गलत अर्थ ना निकालें। ये योजना शिष्यों को वास्तविक अनुभव देने के लिए है। सोचिए, सामान्यतः हम युद्ध करते हैं और वे केवल देखते हैं। केवल देखने से कितना सीखते हैं, पर अब उन्हें स्वयं मंच पर उतरना होगा, संप्रदाय की प्रतिष्ठा का भार उठाना होगा। तब वे पूर्ण शक्ति से प्रयास करेंगे। इसका प्रभाव सर्वथा भिन्न होगा। दिव्य खड्ग वृद्ध ने ठहाका लगाया, अच्छा है, तब मेरी दिव्य खड्ग परंपरा के शिष्य तुम्हारे सत्य मार्शल संप्रदाय को रुलाएंगे और मैं दया दिखाते हुए तुम्हें कुछ वर्ष और इस पर्वत पर रहने दूंगा। ताओवादी लोंगशन केवल मुस्कुराए और प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके मन में यह स्पष्ट था कि दिव्य खड्ग वृद्ध उनके प्रस्ताव से आंतरिक रूप से संतुष्ट था, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता। यदि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मेरे शिष्य तुम्हारे शिष्यों को हराएंगे। दिव्य खड्ग वृद्ध ने मन ही मन ठान लिया। उसी समय वरिष्ठ शिष्य वेंटियन ने संकेत पाकर आगे बढ़कर कहा, दोनों गुरुओं के आदेशानुसार यह प्रतिस्पर्धा अभ्यास के लिए है। यथासंभव पूर्ण प्रयास करें, किंतु सीमा का उल्लंघन ना करें। अनावश्यक चोट पहुंचाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें दोनों गुरुओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त होंगे। अब कौन प्रथम उतरना चाहता है? सभी शिष्य उत्साह से भर उठे। शीघ्र ही सत्य मार्शल संप्रदाय का एक बाह्य शिष्य आगे आया। मैं आरव सेन हूं, सत्य मार्शल संप्रदाय का बाह्य शिष्य। दिव्य खड्ग संप्रदाय से कोई मुझे मार्गदर्शन दे। उसके स्वर में युवावस्था की तीव्रता थी। दिव्य खड्ग संप्रदाय से एक युवक तलवार खींचते हुए आगे बढ़ा। मैं नीलांशु हूं, तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहूंगा। दोनों तुरंत भिड़ गए। तलवार प्रभा चमकी, मुक्कों की गर्जना गूंजी। जो पहले मंच पर उतरे थे उनमें आत्मविश्वास स्वाभाविक था। निश्चय देव भी गंभीरता से देख रहे थे। वे स्वयं कम ही युद्ध करते थे, किंतु दूसरों के संघर्ष से भी उन्हें गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने भांप लिया कि आरव सेन विजय की ओर बढ़ रहा है। आरव सेन ने व्याघ्र संहार मुद्रिका का प्रयोग किया, जिसकी सार्थकता निश्चय देव भली भांति समझते थे। गर्जना के साथ उसका प्रहार पड़ा और नीलांशु पीछे उछल गया। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, आरव सेन ने समय रहते रुककर कहा। सत्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हर्षित हो उठे, जबकि दिव्य खड्ग संप्रदाय के शिष्यों में बेचैनी फैल गई। एक के बाद एक बाह्य शिष्य मंच पर उतरते गए। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि सत्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की नींव अधिक सुदृढ़ थी और वे अधिकांश मुकाबलों में विजयी हो रहे थे। दिव्य खड्ग वृद्ध ने भौहे से कोड़ते हुए कहा, लोंगशन, तुम्हारे शिष्य वास्तव में श्रेष्ठ हैं। ताओवादी लोंगशन ने दाढ़ी सहलाते हुए हंसकर उत्तर दिया और अनायास ही उनकी दृष्टि निश्चय देव की ओर चली गई। संशोधित देह संस्कार औषधि का प्रभाव अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दिव्य खड्ग वृद्ध ने असहज होकर ठंडी सांस ली। शीघ्र ही आंतरिक शिष्यों का क्रम आया। यहां प्रतिस्पर्धा लगभग समान रही, क्योंकि दिव्य खड्ग वृद्ध की तलवार परंपरा भी अत्यंत तीक्ष्ण थी। इस चरण के बाद दिव्य खड्ग वृद्ध का मन कुछ हल्का हुआ। तभी उन्होंने संकेत दिया। एक श्वेत वस्त्रधारी युवक मंच पर उतरा। उसकी तलवार शरद जल जैसी शीतल चमक बिखेर रही थी। मैं देवांश शौर्य हूं, दिव्य खड्ग संप्रदाय का षष्ठ उत्तराधिकारी। सत्य मार्शल संप्रदाय से मार्गदर्शन चाहता हूं। सभी की दृष्टियां एकत्र हो गईं। सत्य उत्तराधिकारियों का संघर्ष ही किसी संप्रदाय की वास्तविक प्रतिष्ठा दर्शाता है। निश्चय देव ने भौं उठाई। अर्जुन देव आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके पास बैठे एक शिष्य ने उसे रोक दिया। नीले वस्त्रों में एक दुबला पतला युवक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मैं समीर नाथ हूं, सत्य मार्शल संप्रदाय का षष्ठ उत्तराधिकारी। भ्राता देवांश से मार्गदर्शन चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को नमन किया और तुरंत भिड़ गए। उनका संघर्ष साधारण आंतरिक शिष्यों से कहीं अधिक गहरा था।
प्रहारों में सूक्ष्मता और आंतरिक शक्ति की स्पष्ट झलक थी। निश्चय देव गंभीरता से आंतरिक शक्ति के प्रवाह को समझने का प्रयास कर रहे थे। सैकड़ों प्रहारों के बाद समीर नाथ की गति मंद होने लगी। देवांश की तलवार उसकी गर्दन के समीप आकर ठहर गई। दिव्य खड्ग संप्रदाय ने पहला उत्तराधिकारी स्तरीय विजय प्राप्त की। समीर नाथ ने श्वास संयत करते हुए कहा, धाता देवांश, आपकी तलवार अद्भुत है। देवांश ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये केवल अभ्यास का फल है। तभी अर्जुन देव मंच पर उतरे। मैं अर्जुन देव, सत्य मार्शल संप्रदाय का अष्टम उत्तराधिकारी। उनका युद्ध भाव प्रबल था। देवांश पहले क्षण संशय में पड़े, किंतु अर्जुन देव के प्रहार ने उन्हें चौंका दिया। कुछ ही समय में अर्जुन देव ने निर्णायक बढ़त बना ली और एक तीक्ष्ण प्रहार से देवांश के वस्त्र चीर दिए। सत्य मार्शल संप्रदाय में जय घोष गूंज उठा। दिव्य खड्ग वृद्ध का मुख भावुक हो उठा। वो समझ गया कि ये युवक असाधारण प्रतिभा का धनी है। ताओवादी लोंगशन संतोष से मुस्कुराए। तभी उन्होंने कहा, भ्राता दिव्य खड्ग, आज की प्रतिस्पर्धा यहीं समाप्त करें। शिष्यों को एक दूसरे की क्षमता का आभास हो गया है। परिणाम अगले दशक पर छोड़ देते हैं। दिव्य खड्ग वृद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनका मन असंतुलित था। तभी उनकी दृष्टि एक गोल मटोल बालक पर पड़ी जो नाक सोंसता हुआ उत्सुकता से देख रहा था। उन्होंने दांत भींचकर कहा, एक और मुकाबला।